तो इक्विटी मार्केट का एक सेगमेंट था जिसमें आपने पार्टिसिपेट किया और आपने देखा होगा मिस्टर शार्ला एक चीज कह रहे हैं कि उनको बाजार महंगा लगता है और आप देख पा रहे हैं 2 ही दिन के अंदर मार्केट ने थोड़ी बहुत थकावट अपनी उतारी है। जो ओवर हीटेड था थोड़ा सा उसको कूल ऑफ किया है। देखते हैं अब मार्केट के अंदर क्या होता है। हालांकि ये बहुत ही स्पेसिफिक आप स्टॉक्स वगैरह देख रहे हैं तो आप उसी में रहिएगा। इंडेक्स मैनेजमेंट मार्केट के अंदर टिपिकली चल ही रही है अभी। लेकिन अब हम आ चुके हैं क्रिप्टो के शो में और CoinDesk जो कि भारत की सबसे बड़ी एक्सचेंज है। अब मैं एक्सचेंज का तो एक्सपीरियंस तो खैर है ही था, तो हुआ ही हुआ, लेकिन मैं ये भी बोल सकता हूँ कि CoinDesk वो एक्सचेंज भी है जिनकी एनालिस्ट बहुत सुलझे हुए हैं। मैं वजह आपको बताऊंगा और उससे हमारी चर्चा हो रही है। मैं उसकी भी आपको एक आपके सामने एक बात रखूंगा और मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे से हम दोनों एक्सपर्ट्स के साथ हम बातचीत कर रहे हैं, आगे भी करेंगे और उनका फायदा लेंगे। कुशाग हमारे साथ होंगे और साथ ही आज वैभव गुप्ता फिर से हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। उन दोनों से बातचीत होगी। मैंने अपनी स्क्रीन को शेयर कर रखा है। मैंने BTC को अपनी स्क्रीन पे शेयर किया हुआ है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा और कुशाग और साथ ही साथ वैभव भी मेरे साथ भी थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। लेकिन मैं 2-3 चीजें आपको बहुत क्लियर कर दूं और मैं ये इसलिए बोल रहा था कि CoinDesk वन ऑफ द बेस्ट एक्सचेंज है और उनके एक्सपर्ट्स जो है बहुत सुलझे हुए हैं। वो उसकी वजह है। कुशाग इनफैक्ट मेरे साथ जुड़ चुके हैं। तो कुशाग को पहले एक बार जरा वेलकम करते हैं और उनसे एक बार कुछ मैं एक बधाई देता हूँ एक उनके कॉइन के लिए, टिपिकली उनके कॉइन के लिए। कुशाग बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। मैं वही बात कर रहा था कि CoinDesk भले ही भारत की सबसे बड़ी एक्सचेंज है, वो एक अलग बात है। आप एक अच्छे ब्रोकर भी हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन आपका एक कॉइन कल वो बहुत अच्छा चला। वो मैं आपको जरा शेयर सॉरी वो मैं आपको जरा शेयर करके दिखाता हूँ। वो है UNI। कल आपने इसके बारे में जानकारी दी थी। UNI BTC के अंदर आज 13% का राइज उसके अंदर हम देख पा रहे हैं। जी बिल्कुल। आज और कल में अगर आप 24 घंटे के अंदर आप देख पा रहे हैं तो 13% का राइज इसके अंदर है। और आपका एक ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा था कि भाई जैसे बिटकॉइन थोड़ा भी कूल ऑफ होगा ना तो ये कूल ऑफ आपको ऑल्ट कॉइन्स में दिखेगा इसका असर। आज अब टिपिकली कोई भी ऑल्ट कॉइन उठा के देखो, एटम USD 4%, BNB 1.5%, CHR हालांकि भी फ्लैट है बट BTC भी अपने आप में 1% ऊपर ही है। कल का मोमेंटम खोया नहीं इसने भी। इथेरियम 36,000 के ऊपर 1.25%, लिंक 3.5%, UNI 13.5% ऊपर। तो सारे के सारे ऑल्ट कॉइन के अंदर वापस मोमेंटम आ गया और बस थोड़ा ही कूल ऑफ होने की जरूरत थी और BTC भी कहीं नहीं गया। जो हम कल बात भी कर रहे थे ना कि BTC में बहुत दम है, बहुत दम है, कहीं मत जाना, BTC में बहुत दम है, वो अभी भी दिख रहा है। तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने जो कल ही कॉइन बताया और आज वो 13% कम को राइज मिल गया। तो हाँ, ये एक्सपेक्टेड मूव है मार्केट में। मतलब ये हमेशा यही होता है कि BTC एक नया लेवल टेस्ट करके आता है खुद के लिए और फिर वो जब वो लेवल टेस्ट कर लेता है उसके बाद ऑल्ट कॉइन जाते हैं और वो लेवल फिर से टेस्ट करते हैं। तो ये इंडस्ट्री शुरू से पिछले 5-7 साल का अगर डेटा देखा जाए तो ये इंडस्ट्री ऐसे ही पिक करती है। और अभी BTC में मतलब कल मैं थोड़ा सा एक बार ऑब्जर्वेशन देख रहा था, एक थोड़ा सा एक हल्का सा डंप के चांसेस लग रहे थे मुझे, लेकिन BTC ने काफी अच्छा होल्ड किया है। तो अब मुझे लगता है हमें कम से कम $20,000 तो दिखा के जाएगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो $20,000 कम से कम हमको मिल सकते हैं। INR टर्म्स में आपने मान के चलिए कि फिर से आपको नया हाई दिख सकता है वापस से। ये अच्छा फ्लैग ब्रेकआउट के बाद किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं और अभी भी मार्केट में मोमेंटम है। कल हल्का सा स्लाइटली कूल ऑफ जिसको हम कहते हैं ना, वो कूल ऑफ ही था। ये कूल ऑफ वाली रेंज है जो आप 3 बार्स देख पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड अ कूल ऑफ। ये स्लाइटली कूल ऑफ था लेकिन उसके बाद से मोमेंटम फिर से गेन कर लिया BTC ने। आज 13,75,000 का फिर से है, ऑलरेडी 14 लाख लग चुके हैं। लेकिन इस कूल ऑफ का असर ये हुआ कि जैसे ही ठंडा हुआ ऑल्ट कॉइन्स चलने लग गए और ऑल्ट कॉइन्स के अंदर क्या जबरदस्त मूव आया वो आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब हम एक एक करके जरा 2-3 ऑल्ट कॉइन्स को पता करते हैं और फिर से आइडिया लेते हैं। बिटकॉइन का हम लास्ट में आएंगे, एक बार बिटकॉइन के बारे में हम लास्ट में आएंगे। तो एक एक करके लिखते हैं। कल आपने ना मेरे को एक और ऑल्ट कॉइन बनाया था जो पहले भी एक बार डिस्कस कर चुके हैं विक्रांत के साथ भी, वो था लिंक USDT। कल वो फाइनली वो भी उसने चलना शुरू कर दिया। विक्रांत सर कुशाग आपको ध्यान होगा कल हम इसकी चर्चा कर रहे थे
कि एक बार बस ये पल पार हो जाए $13 के आसपास का, उसके बाद आप देखना ये आपको अच्छा से चलेगा। आपको ध्यान है कल हम इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे और हमने ये पूरा एक चार्ट भी ड्रॉ किया था और बताया भी था कि इसकी अपर रेंज और इसकी स्क्वीजिंग हो रही है, ये कंसोलिडेशन हो चुका है, बस इसको एक झटका लगना बाकी है। और एक कम से कम मैंने आपसे ये भी पूछा था कि क्या ये $20 तक आ जाएगा, आपने बोला इस वेव में तो $20 मुश्किल लगते हैं, हाँ लेकिन हाँ नेक्स्ट वेव में अगले क्वार्टर में शायद आपको ये एक आ जाएगी इसके $20, लेकिन हाँ कम से कम $3-4 तक का मूव तो मिल जाएगा, यानी कि आपको $16-17 तक तो आ जाएगा ये। अब मैंने कल लिंक प्लस किया, ऑलरेडी मैं 3-3.5% के प्रॉफिट में हूँ तो मैं इसको भी कैरी फॉरवर्ड रखूं, और अगर मैंने कल नहीं लिया, किसी वजह से नहीं लिया, मैं कंफर्मेशन चाहता था कि मेरे को ब्रेकआउट कंफर्मेशन मिल जाए, फाइनली आज मेरे को कंफर्मेशन भी मिल रहा है, मैं आज भी ले सकता हूँ क्या? ब्रेकआउट कंफर्मेशन तो है, और मतलब अगर आप ऑलरेडी लिंक में हैं तो मैं बोलूंगा $16-17 तो देख के जाइए। काफी इजीली लिंक का पंप जब जाता है तो मतलब काफी इजीली $3-4 का पंप आ जाता है, क्योंकि होल्डर्स काफी ज्यादा हैं, और अभी भी इतना बुरा प्राइस नहीं है लिंक में एंटर करने के लिए। तो हाँ, अभी अच्छे बाय पोजीशन पे है, ये कंफर्मेशन दे रहा है ब्रेकआउट का, तो अभी के लिए लिंक गुड बाय है। लेकिन स्टॉप लॉस के साथ वेट करिएगा, क्योंकि अगर बीटीसी डंप हुआ या बीटीसी ज्यादा पंप भी हुआ तो ये अपने स्टॉप लॉस हिट करेगा। ओके ठीक है, ये मैं अपना स्टॉप लॉस क्या रखूं? अगर मेरे को ठीक है मैं इसको बाय कर रहा हूं अभी, तो मैं अपना फिर स्टॉप लॉस क्या दूंगा? आप मेरे को स्टॉप लॉस क्या दोगे? मैं $12.5 का स्टॉप लॉस दूंगा, क्योंकि 12.5 मतलब जब बीटीसी पंप करता है तो $1 का मूव काफी इजी होता है किसी भी ऑल्ट के लिए ऊपर नीचे, और अगर उससे ज्यादा नीचे ब्रेक कर जाता है तो थोड़ा रिस्की पोजीशन में होल्ड करना, क्योंकि 12.5 अगर ये तोड़ेगा तो फिर ये 10 छू के आएगा। तो इससे अच्छा है कि फिर 12.5 पे स्टॉप लॉस हिट करा लें और 10-10.5 पे वापस बाय में घुसे। ठीक है कुशाल, मैं अगर इन्वेस्टर और ट्रेडर दोनों हूँ, मैं इन्वेस्टर भी हूँ मैं ट्रेडर भी हूँ, ट्रेडर के लिए तो ठीक है आप मेरे को दे रहे हो कि ठीक है आप 12.5 का एक स्टॉप लॉस रख लो, नियर बाय का स्टॉप लॉस है, हिट करेगा तो ठीक है, लेकिन मैं इन्वेस्टर भी हूँ और मैं इसका बेनिफिट भी उठाना चाहता हूँ कि मैं किसी भी डिप में एक पोजीशंस लेना भी चाहता हूँ। तो क्या मैं 11 का एक रेंज मान के चलूं कि 11 से लेके आज की रेंज 13 वाली, 11 यूएसडी से लेके 13 यूएसडी के बीच बीच में मेरे को माल ले लेना है, या फिर मैं थोड़ा और नीचे तक भी अपने आप को प्लस करता चलूं इसके अंदर? मेरे हिसाब से अगर आप 11 पे ऑर्डर लगा रहे हैं तो अगर 11 तक आता है ये तो 10-10.5 भी लेके जाएगा। तो फिर तो फर्स्ट ऑर्डर तो मेरा मतलब जो लकी ऑर्डर होता है वो 10.5 पे आएगा। ओके, और एक्यूमुलेशन फेज 12 से 13 के बीच में। एक्यूमुलेशन 12 से 13, तो मैं एक काम करूं, मैं $10.5 से लेके टिल $13 तक, यानी कि आज का भाव भी है $13-13 तक, इसके बीच में एक्यूमुलेशन का एक पैटर्न को ड्रॉ कर लो अपना कि भी ठीक है मेरे को ट्रेड लेना है और मैं लेके रखना चाहता हूँ। मैं ट्रेडर हूँ वो तो मैं अलग फेस है मेरा, तो बट मैं इन्वेस्टर भी हूँ, तो मैं 10.5 से 13 तक मैं माल भर लूं अपना, कोई दिक्कत तो नहीं ना लिंक के अंदर? जी बिल्कुल, मेरी एडवाइस ये होगी लिंक में कि 13 के नीचे हर 20 सेंट के ड्रॉप पे आप खरीदते जाइए थोड़ा थोड़ा, मतलब आपने लिंक का जो 10% पोर्टफोलियो उसको 5-6 हिस्सों में बांटिए और हर 20 सेंट के ड्रॉप पे खरीदते जाइए। ठीक है, इस $10.5 के अंदर वो बिटकॉइन का कूल ऑफ भी आपने एडजस्ट कर दिया कि अभी वो बाकी रहेगा? नहीं, तो बिटकॉइन का कूल ऑफ इसमें एडजस्टेड है, मतलब 10 के नीचे तो नहीं जाना चाहिए लिंक को, जितना देख के लग रहा है, क्योंकि काफी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कॉइन है, काफी पार्टनरशिप्स हैं, मतलब लिंक की पार्टनरशिप्स ऐसी हैं कि अब लिंक के बियॉन्ड हो गई हैं कि लिंक अपनी पार्टनरशिप्स अनाउंस ही नहीं करता, अब प्रोजेक्ट्स लिंक के साथ पार्टनरशिप अनाउंस करते हैं। तो फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कॉइन हो गया है। कल हम लोगों ने एक और इंडियन प्रोजेक्ट है मैटिक, उसने लिंक के साथ पार्टनरशिप अनाउंस की है और लिंक की पहली पार्टनरशिप इथेरियम इकोसिस्टम के बाहर हुई है, तो ये भी एक बड़ी न्यूज़ है। तो 10 के नीचे मतलब थोड़ा सा सोचना मुश्किल है कि लिंक कभी मिलेगा अभी, लेकिन 13 से 10.5 के बीच में इज अ गुड बाइंग पोजीशन, मतलब वेरी गुड एक्यूमुलेशन फेज। ठीक है, ग्रेट, एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। तो 10.5 से लेके 13 के बीच बीच में एक बार लिंक को दे सकते हैं। अच्छा, एक चीज मेरे को कुछ आगे एक और आपसे पता करनी थी कि ये जो यूएनआई के अंदर कल हमको तेजी आई है, जो आपने हमको सजेस्ट किया था 13-14% की, एक बार प्रॉफिट बुक कर लो।
एक बार इससे बाहर आ जाऊं क्या? क्योंकि जी मेरे को ये बिल्कुल। 13% दिख रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये 13% को ना छोड़ना नहीं चाहिए हमको। ऑल्दो इसकी हिस्ट्री चार्ट्स पे कम है, इसलिए समझ नहीं आएगा कि जल्दी जल्दी कितना मोमेंटम आ सकता है, बट 13% इज नॉट अ बैड रिटर्न, वो भी ऑल्ट कॉइन, ठंडे कॉइन के अंदर। बिल्कुल, मैं मेरा मानना है कि मतलब अभी 13% प्रॉफिट बुक करना बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि 13% एकदम से जो मूव आता है बिना किसी न्यूज के, वो इतना सस्टेनेबल मूव नहीं होता। तो मतलब आप अभी 13% पे बेच देंगे तो आपको नीचे वापस से रीलोड करने की काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस पे। एक चीज मैं इस कॉइन के साथ करूंगा, क्योंकि मैंने कल यूएनआई को देखा और इसको देखने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसका बेस फॉर्मेशन बहुत अच्छा हुआ है। मैं इसका राइज पे मेरे को थोड़ा सा भी डाउट हो सकता है कि कितनी स्पीड से चलेगा, क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग को ये खत्म कर रहा है। मैं आपको जरा डाउनवर्ड स्लोपिंग भी बता देता हूँ कि डाउनवर्ड स्लोपिंग मेरे को कैसे दिखा और मैं किस चीज को मेरा नोटिस कर रहा हूँ। आप जरा मेरी इस लाइंस को देखिएगा, और मैं इसको टिपिकली डाउनवर्ड स्लोपिंग कहता हूँ, और ये जो है मेरा ये ट्रायंगुलर ब्रेकआउट है। मैंने अपने बेस को कनेक्ट किया है। कुशाग, आप मेरे को बताइएगा कहीं भी हम थोड़ा अगर हम गलत हो तो। ये मेरा एक बेस फॉर्मेशन है जो कि मेरे बेहद बेहद काम आने वाला है, और मैं इस बेस फॉर्मेशन को पूरे नवंबर सीरीज का मानकर चल रहा हूँ कि नवंबर मंथ से मेरे को मिला है। इससे पहले का बेस फॉर्मेशन भी मेरे काम का ही है, क्योंकि मैं इसको अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में देख रहा हूँ तो ये मेरा कंसोलिडेशन जोन भी है। मैं आपको जरा वो भी मार्क कर देता हूँ। दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेशन फॉर मी। कंसोलिडेशन का बेस कंफर्मेशन इसलिए है क्योंकि इसके बाद कभी भी इस लेवल को ब्रेक नहीं किया। ठीक, एक तो ये मैं इसको बस नियर बाय देख रहा हूँ। मैं इसका जो पुराने वाला हिस्सा है, जो ये स्लाइटली बड़ा फॉल आया हुआ है, मैं इसको भी इग्नोर मार रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर इसको देखने में जाऊंगा फिर तो बहुत कुछ देखना पड़ेगा मेरे को। जी जी। तो मैंने इसको पूरे को इग्नोर मारा हुआ है। मैंने इस चार्ट को इस जगह से डिवाइड कर दिया है। ये आप बड़ी बार देख पा रहे हैं, ये पूरा रिवर्सल जहां से हुआ इसका, मैं रिवर्सल के बाद का हिस्सा आपकी सिर्फ आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूँ। दिस इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन का बेस फॉर्मेशन, बेस फॉर्मेशन के बाद अपवर्ड ट्रेंडिंग का होना, यानी कि मेरे ये जो स्लोपिंग आप देख पा रहे हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग, इसको मैं कैप कर, ये कैप कर चुका हूं, और इसका मैं 50 डेज का, 200 दिन का माफ कीजिए, एवरेज को भी अपने ऊपर ला चुका हूं, यानी कि अपना बेस बना चुका हूं। आई हैव मेरे पास 3 बेस है, एक रेक्टेंगल का बेस, एक इस डाउन इस दोनों लोस का बेस, जिसको हम टिपिकली हम ये कह सकते हैं कि ये अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखेंगे, तो आवरली है, इसको अगर आप डेली में कन्वर्ट कर देंगे ना, तो आपको एक डबल बॉटम दिखेगा। इट्स अ डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन। ये डबल बॉटम बन चुके हैं, और मेरे को डाउनवर्ड स्लोपिंग का ब्रेकआउट है, और इसमें मेरी एवरेजेस भी काम आ रही है। दोनों एवरेजेस को मैंने ब्रेकआउट किया है, एक दिन एक दिन दूसरी की हुई है। तो बस मेरे को स्पीड चाहिए। टिपिकली पुल बैक की स्पीड कम होती है, ग्रोथ की स्पीड ज्यादा होती है। आप बिटकॉइन में भी देखते होंगे, बिटकॉइन को 2 साल लग गए, जितने पैसे उसने सिर्फ गेन करने में लगे, लेकिन उसको सिर्फ 10 दिन लगे उतना पैसा देने में जितना पैसा उसको 2 साल के कंसोलिडेशन में लगा। तो टिपिकली कंसोलिडेशन और ग्रोथ का यही फर्क होता है, ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, कंसोलिडेशन स्लो होता है। तो कुशाग, मैं क्या इसको जब तक ये मेरी रेंज ब्रेक नहीं होती है, ये करीब 18 संतोषी के आसपास की समझो आप, और मैं अगर इसका चैनल का ब्रेकआउट भी ले लूं तो वो करीब 16 संतोषी के आसपास है, तो मैं एक बार इसमें बना रहूं क्या? इसमें बने रह सकते हैं, लेकिन मेरा एडवाइस होगा कि उस पोजीशन पे स्टॉप लॉस लगाए जहां पे आपको लॉस ना हो रहा हो, क्योंकि एक हमें एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी देखना पड़ता है, और एक पॉसिबिलिटी है कि ये और टोकन सर्कुलेशन में आएंगे अभी इन नियर फ्यूचर। तो इनका गवर्नेंस मतलब अभी अप्रूव हुआ है, जिसकी वजह से शायद और टोकन सर्कुलेशन में आएंगे, तो एक हल्का सा मास सेल ऑफ देखने को मिलेगा, लेकिन फंडामेंटली टोकन काफी अच्छा। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, जो मेरे को आप 13% का राइज आपकी एडवाइस से मेरे को मिला है, एक तो पहले तो उसको प्रॉफिट बुक करता हूँ। मेरा तो ये कंसेप्ट है, दिस इज द फर्स्ट कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट, जस्ट वेट फॉर सम टाइम, थोड़ा सा रुक जाते हैं इस चार्ट के अंदर, अभी बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर इसके अंदर आते नहीं, क्योंकि कुछ आगे ये भी बता रहे हैं कि थोड़ा सप्लाई आ सकती है, क्योंकि और कौन जाए तो फिर सप्लाई आएगी, सप्लाई से थोड़ा क्रैक आ सकते हैं। ये क्रैक टिपिकली हम अगर पुराना चार्ट देखेंगे ना, तो आपको इसका सीवियर फॉल डाउन भी दिखेगा, दिस इज कॉल्ड सीवियर फॉल डाउन। ठीक, तो ये जो सीवियर फॉल डाउन है, मैं नहीं चाहता कि आप इस सीवियर फॉल डाउन के सेकंड लेग में चले जाएं, सेकंड वेव में आ जाएं, तो जस्ट वेट फॉर सम टाइम। पर ठीक है, मेरा एक रेक्टेंगुलर ब्रेकआउट मिला हुआ है, मैं इसको अपनी नोटिस में रखूंगा, लिस्ट में रखूंगा, एग्रेसिव होके आ नहीं रहा, 10% का प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। कुशाक ठीक है, फिर यही करें। बिल्कुल बिल्कुल,
और सर आप कॉइन डीसीएक्स पे अलर्ट्स भी लगा सकते हैं। अच्छा मतलब प्राइस के अलर्ट्स हैं तो आप जैसे मैं टिपिकली ट्रेड करता हूँ, मैं प्राइस के अलर्ट्स लगा लेता हूँ। अच्छा, ये अलर्ट कैसे लगेंगे? से मैं यूएनआई बीटीसी में हूँ, तो ये हाउ आप कैन वी बेल आइकन देख रहे हैं प्राइस के पास में, इसमें? जो ऊपर आपको टॉप पे दिख रहा है, चार्ट के जस्ट ऊपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर एक बेल दिस आइकन वन? लेफ्ट। यस। ओके, इसको मैं अगर लगा देता हूँ, तो अच्छा ये आपको देगा क्रिएट न्यू आपको अलर्ट, जो आपने नोटिफिकेशन आ जाएगा। हम्म, ठीक है। तो जैसे मैंने इसके अंदर एक लगा रखा है, तो मैंने इसके अंदर अपना सेट प्राइस कर दिया है से 16 संतोषी। तो आई दिस क्रिएट अलर्ट, तो ये मेरा इसमें सक्सेसफुली अलर्ट दे दिया मेरे को एक। डन, ये बहुत अब जब अच्छा ये है। आएगा तो आपको सिस्टम अलर्ट कर देगा कि ये प्राइस पे आ चुका है, मतलब बाय सेल करना है तो डिसीजंस ले। ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो मैंने 16 संतोषी का इस समय इसको डाल रखा है, अभी करीब 21 संतोषी भी चल रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं स्विंग ट्रेड का बेनिफिट उठाऊंगा, और मैं इसमें ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों होऊंगा। बिटकॉइन के साथ या फिर और सभी कॉइन्स के साथ एक अच्छी चीज पता है क्या है? आप इसमें ट्रेडर और इन्वेस्टर दोनों का रोल देख सकते हैं। आप एक ही कॉइन पकड़ लो, चलो ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि लॉन्ग टर्म कन्विक्शन बहुत स्ट्रांग है, आपने एक कॉइन पकड़ लिया, से मैंने लिंक पकड़ा, तो मैंने लिंक को लेके बैठा हूं। अब मेरे को लिंक स्विंग भी दे रहा है, या मैं इथेरियम लेके बैठा हूं, सेम इथेरियम लेके बैठा हूं, लिक्विडिटी भी है, ठीक है। इथेरियम का मेरे को पता है लॉन्ग टर्म प्ले बहुत अच्छा है, मैं बिटकॉइन को छोड़ देता हूँ। इथेरियम लेके मैं बैठा हूँ, इथेरियम के अंदर पोजीशन लेके बैठा हूँ, और मैं किसी भी डिप का वेट करता हूँ, अपने मनमाने रेट का वेट करता हूँ, जिस दिन मेरे को मिलता है मैं उसको ले लेता हूँ। वो मेरी इन्वेस्टमेंट भी है, वो मेरी ट्रेडिंग भी है। स्विंग ट्रेड का बेनिफिट मिल जाता है, इन्वेस्टमेंट आपको डिप में मिल जाएगी। तो आई थिंक मेरे को एक पॉइंट भी पकड़ लेना चाहिए, तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, डन, इंटरेस्टिंग। अच्छा, इस बीच में सर वैभव भी जुड़ चुके हैं। वैभव से जरा दो तीन चीजें मेरे को और पता करनी थी। वैभव, एक तो कल हम जब डिस्कस कर रहे थे, पहले तो हाय, आपने आज समय फिर से दे रहे हैं। वैभव, यू आर कनेक्टेड? यस, आई एम कनेक्टेड। यस, आप कनेक्टेड है मेरे साथ। वैभव, पहले तो शुक्रिया, आज फिर से आपने समय दिया। कल हम एक टॉपिक एक्चुअली बात करके गए थे, वो था स्टेकिंग का। ये स्टेकिंग क्या होती है? ये स्टेकिंग को कैसे करें, कैसे इसका बेनिफिट उठाएं? लैंडिंग हम समझ चुके हैं, व्हाट इज लैंडिंग। लैंडिंग तो हमको पता है, अपने कॉइन्स को हम लैंड कर सकते हैं। बिटकॉइन के अंदर 6.5% का ब्याज मिल जाएगा। कुछ एक सर्टेन कॉइन्स है उसके अंदर 13% तक का ब्याज है। एवरेज ब्याज वही आपके बैंक के अंदर पैसा रखने वाला ब्याज है, 4 से 4.5% एवरेज सभी कॉइन्स का टिपिकली। वो हमने आपकी लिस्ट में भी देखा है कि किस किस कॉइन से आप लैंड करते हैं, क्योंकि हर कॉइन पे नहीं मिलता। इसमें स्टेकिंग क्या है? ये स्टेक क्या होता है? स्टेकिंग अगर मैं बहुत इजी भाषा में समझाऊं तो वो एक ये मैकेनिज्म है कि इसमें आप अपने कॉइन्स या अपने क्रिप्टो करेंसीज या टोकन्स को लॉक कर देंगे। ठीक है, आपके क्रिप्टो करेंसीज, आपके फंड जो है लॉक हो जाएंगे कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और उस लॉकिंग के रिटर्न में आपको कुछ रिवॉर्ड्स मिलेंगे। वो रिवॉर्ड डिपेंड करते हैं अलग अलग जो मैकेनिज्म पे आप स्टेक कर रहे हैं या अलग अलग टोकन्स पे जो स्टेक कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है कि ईयरली रिटर्न्स कितना मिल सकता है। किसी किसी कॉइन्स में ईयरली रिटर्न्स इज अप टू 50%। ठीक है, तो वो क्या होती है, वो स्टेकिंग होती है। उस स्टेकिंग का एडवांटेज क्या होती है? स्टेकिंग होती है कि जब बहुत बड़े पैमाने पे लोग स्टेक करते हैं तो क्या होता है कि मार्केट से सप्लाई कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि मार्केट में सप्लाई रिड्यूस हो जाती है कि काफी सारे कॉइन्स लॉक हो जाते हैं। ठीक है, रिमूव नहीं होती है, रिड्यूस हो जाती है सप्लाई। तो उस केस में क्या होता है कि उसमें फिर जो टोकन का प्राइस वो पंप करता है डेफिनेटली, क्योंकि अगर सप्लाई कम हो जा रही है तो डेफिनेटली प्राइस पंप करना ही है। ठीक है, ये एक एडवांटेज है। और दूसरा सबसे बड़ी बात होती है स्टेकिंग में कि इट्स अ पैसिव इनकम। आप जैसे बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं जिनको रिस्क लेना नहीं पसंद, या फिर जो चाहते हैं कि मुझे सेफ साइड अमाउंट मिले बट विदाउट रिस्क, तो उनके लिए स्टेकिंग बहुत बढ़िया है कि आप सर्टेन अमाउंट ऑफ टोकन। हाँ, से मेरे को अगर एफडी रेट जितने पैसे कमाने हो, और मैं मानता हूँ कि क्रिप्टोस के अंदर मैं आ रहा हूँ, बट मेरे को एफडी रेट ही चाहिए, 7 से 7.5-8% तक का रेट चाहिए, तो मैं स्टेकिंग में जा सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जा सकते हैं स्टेकिंग में, क्योंकि स्टेकिंग में जो देखिए स्टेकिंग में जो आपका एपीवाई या एपीआर जो मिलता है आपको, उसमें क्या होता है कि आपको जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं वो बहुत ह्यूज अमाउंट में मिलते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 25%, 30%, 50% तक भी जाते हैं कुछ कुछ में। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि लेट्स से सपोज अगर वो स्टेकिंग स्टार्ट हो रही है और आपने 1 साल के लिए अपना फंड उसमें लॉक किया, ठीक है, तो आपको उतने नंबर ऑफ टोकन तो एक्स्ट्रा मिलेंगे, क्योंकि 50% ऑफ, अगर सपोज आपने 100 टोकन लगाए हैं, आपको 50% का एपीआई मिल रहा है, तो उसमें आपको 1 साल के बाद 150 टोकन मिलेंगे।
एंड लेट्स से कि प्राइस स्टेबल रहता है, ठीक है, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि प्राइस अगर डंप करता है देन यू माइट टेक अ लॉस, बट उसमें आपका एडवांटेज ये है कि आपको जो टोकन्स हैं वो आपके 50% ऑलरेडी इंक्रीज हो चुके हैं। तो अगर प्राइस डंप भी करता है तो बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे लॉस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट आपके टोकन्स अगर एक 50% से ज्यादा बढ़ चुके हैं, और प्राइस में अगर वो थोड़ा बहुत स्टेबल रह जाता है या फिर अगर थोड़ा बहुत इंप्रूव कर जाता है, क्योंकि आप देखिए अब हर टोकन में आप लगा नहीं सकते, आपको उन्हीं टोकन में रिसर्च करके लगानी पड़ेगी जो फंडामेंटली जरा स्ट्रांग हो या फिर जिनका कुछ प्रोडक्ट हो, ठीक है, तब आप मान सकते हैं कि यस कि 1 साल के बाद आप एक काइंड ऑफ फोरकास्ट कर सकते हैं कि हाँ 1 साल के बाद मेरा ये जो कॉइन का प्राइस है एक स्टेबल रहेगा या फिर इंक्रीज ही होगा डेफिनेटली, तो उसमें हम रिसर्च करके लगाते हैं। ये एज ए पैसिव इनकम सोर्स के हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि जो बड़े वेल्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे क्रिप्टो कम्युनिटी में जो लिंगो चलती है, जो जिस लैंग्वेज में हम लोग बात करते हैं, तो हमारे यहाँ पे मतलब बोला जाता है कि जो जितने बड़े वेल्स होते हैं वो स्टेकिंग पे ही जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनका पोर्टफोलियो जो बहुत ह्यूज अमाउंट का पोर्टफोलियो होता है जिनका, वो डेफिनेटली स्टेकिंग्स या फिर ऐसे प्रोटोकॉल्स खोजते हैं जहाँ पे उन्हें सेफ साइड रिटर्न मिले, रादर देन कि वो रिस्क में डे टू डे ट्रेडिंग या फिर हो जाए जो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ पोर्टफोलियो हैंडल करते हैं। ये कुछ वैसे ही जैसे कि हेज फंड्स के अंदर टिपिकली कंफर्मेशन होता है कि हाँ आपको सर्टेन अमाउंट मिल जाएंगे, आपको जो पीएमएस करते हैं टिपिकली वो आपको इंश्योरिटी दे देते हैं कि ठीक है 10 से 12% हम आपको रिटर्न कमा के दे देंगे मार्केट का, यानी कि 1% पर मंथ का रिटर्न होता है। ये कुछ वैसे ही मेरे को लग रहा है कि आपका स्टेकिंग वाला कंसेप्ट है कि ठीक है इट्स अ काइंड ऑफ ना पीएमएस जिनका ह्यूज पोर्टफोलियोज है, रोज की चर्निंग में कहाँ सरदर्द हो जाएगा और कैसे कैसे ट्रेड करेंगे, क्या क्या चीज पे अलर्ट लगाएंगे, तो इसलिए गो विद द स्टेकिंग, और स्टेकिंग के अंदर जाके हम कुछ एक सर्टेन कॉइन्स के साथ काम कर सकते हैं। अच्छा जो कॉइन्स आपकी स्क्रीन पे मैंने देखे हैं यही कुछ एक चीजें हैं या फिर इसके अलावा भी होती है, क्योंकि एक सर्च का ऑप्शन भी दे रखा है आपकी स्क्रीन के जस्ट ऊपर। जी ये कुछ कॉइन्स देखिए, कुछ स्टेकिंग क्या होती है, कुछ स्टेकिंग वो डायरेक्टली ऐसे टोकन्स होते हैं जो डायरेक्टली उनके वेबसाइट से स्टेक हो सकते हैं, ठीक है, काफी सारे ऐसे होते हैं जो एक्सचेंजेस सपोर्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर CoinECX से भी देख ले, आपके सामने दिखाई दे रहा है CoinECX इन सब की स्टेकिंग वो सपोर्ट करते हैं अभी फिलहाल के लिए, ठीक है, हो सकता है फ्यूचर में वो और कॉइन्स या और टोकन्स ऐड करें जो स्टेकिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। अब इनमें आप देखेंगे इनमें जो परसेंटेज है जो मैंने परसेंटेज बताई काफी कम है, ठीक है। अब वो क्या होते हैं, वो इनिशियली जो होता है ना कि ये जो इनिशियल लेवल पे जो घुसते हैं या फिर जो एंटर कर लेते हैं उसमें जो स्टेकिंग प्रोग्राम है उनको एपीवाई ज्यादा मिलती है, क्योंकि एक के बाद एक अगर जब वो स्टेक मतलब जैसे जैसे लोग बढ़ते रहते हैं उनके स्टेकिंग प्रोग्राम में उनका जो परसेंटेज होता है रिटर्न वो गिरता रहता है। तो लोग यही ट्राई करते हैं कि जैसे ही मतलब कोई कॉइन अपना स्टेकिंग प्रोग्राम लॉन्च करे तो इनिशियल लेवल पे उसमें हम एंट्री कर पाए, क्योंकि हमें फिर उतना फिक्स रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट मिलेगा। ठीक है, इंटरेस्टिंग, ये आपने अच्छे से आज थोड़ा हमको और क्लियर किया, और हम एक दिन एक काम करेंगे, एक दिन एक्सपेरिमेंट करके भी देखेंगे इसके अंदर डिपॉजिट्स है तो एक दिन वो हम लाइव भी करके देखेंगे। खैर इस बीच यूएनआई बीटीसी करीब 15% का रिटर्न दे चुका है, और मैं तो कई बार कुशाक को थैंक यू कर ही चुका हूँ कि सर्टेन कॉइन्स, मुझे भी कुशाक को थैंक यू करना है एक्चुअली उसके लिए, एलटीसी के लिए उन्होंने जो कल कॉइन बताया 13% का मिला है। एक्चुअली क्या हुआ कुशाक, मैं आपको सच्ची बताऊं, मैंने आपके पास वापस आना नहीं चाहता, मेरे को लग रहा है कि कुशाक से ठीक है आज बहुत सारे कॉइन्स पूछ के बस हो गया, फिर मेरे को पता नहीं क्यों जाते जाते ऐसा लगा कि हाँ नहीं वैभव बता के गया है सीएचआर इजी, एक काम करते कुशाक से भी एक पॉइंट पता कर ही लेते हैं उसकी लिस्ट में कौन सा है। तो आपने कॉन्फिडेंटली उस समय यूएनए के बारे में अच्छे से बताया, और आप देखिए कल और आज में 15% तक का फर्क है। टिपिकली ऑल्ट कॉइन के अंदर मेरे को पता नहीं कि 15% की हिस्ट्री की कितनी इंपॉर्टेंस होती है, बट फिर भी 15% इज अ ह्यूज अमाउंट। अगर आप कल लेके बैठे हो 24 घंटे के अंदर आपको 15% रिटर्न मिल जाए तो एक मैजिक ही है, ये टाइमली इन्वेस्टमेंट का एक है। नहीं तो आप हो सकता है 15% कमाने के लिए आपको 1 महीना लग जाए, और इसी कॉइन से यूएनआई से ही कमाने से आपको 1 महीना लग जाए, लेकिन अगर आप टाइमली एंटर कर जाते हो तो क्या आपको 24 घंटे भी नहीं लगते। अच्छा एक फैन है आपके वैभव सेट इंडिया करके, वो कह रहे हैं कि वैभव सर का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, एंड जो मैंने भी आपसे क्वेश्चन पूछा कि एफडी रेट के लिए, तो एक्चुअली वो मेरे को ये भी बता रहे हैं कि सर क्रिप्टोज जो है वो एफडी रिटर्न्स के लिए नहीं है। आई बिलीव इट कि क्रिप्टोज एफडी रिटर्न के लिए नहीं है, उसके लिए खैर मार्केट ही बहुत है, पर ठीक है क्रिप्टो कह रहे हैं कि 2 से 5 टाइम एटलीस्ट 2 से 5 टाइम्स मिलना चाहिए, और मेरे को यूएनआई का जो ऑल्ट कॉइन था इसका मूवमेंट देखने के बाद लग रहा है कि यस ये ट्रू पिक्चर है, ये अच्छी बात है कि ऐसा ही मिलता है, ऐसा ही होना ही चाहिए। अच्छा इस कमेंट के एक छोटा सा आंसर भी देना चाहूंगा इसका कि इन्होंने बात सही बोली कि क्रिप्टो एफडी रिटर्न्स के लिए नहीं है, बट क्रिप्टो में रिस्क की जो रिवॉर्ड है जो और जो रिस्क अमाउंट है वो भी बहुत ज्यादा है।
क्रिप्टो में रिस्क भी बहुत ज्यादा है, ये भी इनको आपको देख के चलना पड़ेगा, ये भी आपको कैलकुलेटेड रिस्क के साथ खेलना पड़ेगा। अगर आपको एफडी में जाना है तो उसमें अगर रिस्क लेना है तो आपको डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का है, अगर आप रिस्क बढ़ा ले सकते हैं तो डेफिनेटली आपका रिवॉर्ड बढ़ा। हाँ, टिपिकली ना हमारे मार्केट में कहा जाता है जब रिस्क रिवॉर्ड होता है ना तो लोग सिर्फ रिवॉर्ड ही देखते हैं, रिस्क को भूल जाते हैं। रिवॉर्ड देखते हैं, रिस्क को तो भूल क्या जाते हम हैं। लोग ना एक हाथ से दिखने लगता है, अच्छा रिस्क और रिवॉर्ड, हम तो बोलते हैं रिस्क एंड रिवॉर्ड, तो क्या करते हैं इस तरफ की आंख बंद कर लेते हैं, वो सिर्फ रिवॉर्ड ही रिवॉर्ड दिखता है, रिस्क दिखता नहीं है। बिल्कुल। तो ये मेरे को लग रहा है क्रिप्टो में बहुत अच्छी तरह से सीखना चाहिए, बहुत रिस्क एंड रिवॉर्ड। अच्छा कुशाक, आप कुछ स्टेकिंग पे कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। जो स्टेकिंग जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में होती है वो एक्चुअली लॉन्ग स्टेकिंग होती है, जहां आपको फंड किसी टाइम के लिए रखना पड़ता है। लेकिन कॉइन डीसीएक्स में सिर्फ इन्वेस्टर इंटरेस्ट के लिए हम लोगों ने लिक्विड स्टेकिंग लेके आए हैं। तो जैसे अगर आप अपने सिर्फ ट्रेडिंग वॉलेट में वो कॉइन खरीद के रखते हैं तो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जो इंटरेस्ट वहां पॉसिबल है। आपको लॉक करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको अच्छा प्राइस मिल रहा है आप बेच सकते हैं। लेकिन अगर आप महीने भर एक दिन भी वो वॉलेट में बैलेंस रख के बैठते हैं तो आपको उसके स्टेकिंग रिवॉर्ड के लिए आप एलिजिबल हैं। ओके ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड डेट्स होते हैं कि आप सर्टेन अमाउंट के लिए रिकॉर्ड डेट्स में अगर आपके पास शेयर है तो यू आर एलिजिबल ऑफ द बोनस एंड द डिविडेंड्स। तो सेम काइंड ऑफ आप ये भी करेंगे कि वॉलेट में अगर आपके कॉइन्स पड़े हैं तो यू आर एलिजिबल ऑफ दिस स्टेकिंग बेनिफिट्स। अच्छा कुशाल, ये फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के अंदर खरीदा और बेचा जा सकता है, यानी कि अपनी चर्निंग की जा सकती है कि इट विल टेक टाइम, की जैसे डिलीवरी में होता है T+2 या ऐसा कुछ होता है इसमें भी? नहीं बिल्कुल। ये आपको स्टेकिंग स्टार्ट करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा भी नहीं करना पड़ेगा। मान लीजिए हम यहाँ नियो की बात कर रहे हैं, आपने जैसे ही ट्रेडिंग पेयर से नियो खरीदा वो ऑटोमेटिकली स्टेकिंग के लिए एलिजिबल। ओके ठीक है। अच्छा, वो खरीदते ही ऑलरेडी उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाएगा कि आप उसके अंदर आके आप ट्रेड कर सकते हैं, और आप जैसे ही बेचेंगे आप स्टेकिंग से बाहर आ। ठीक है, इंटरेस्टिंग, डन। अच्छा एक और चीज है जो मैं आज देख भी रहा था कि एक तो इथेरियम के अंदर तो खैर मोमेंटम है ही है, और इजी और ये CHR जो हमको वैभव से मिले हैं वो भी इंटरेस्टिंग चल रहा है। एक और न्यूज आई है जो मैं आपसे पता करना चाहता था। खैर पहले आपको इजी के लिए बहुत बहुत थैंक यू कर दूं। 10% तक का रिटर्न इजी इथेरियम के अंदर भी देखने को मिल रहा है। कल आपने इसको नोटिस भी करवाया था, आपने भी कहा था कि ये दोनों बॉटम फॉर्मेशन है। कल अब जब हमने वीडियोस था ना तो उसकी हेडलाइंस देनी थी, तो वन ऑफ माय कोलीग ने बोला कि हेडलाइंस कल के क्या दें, जो कल का हमने वीडियो रिकॉर्ड किया है। तो हमने कहा कल का वीडियो आप ये रिकॉर्ड कर लो कि किसी को अगर बॉटम फिशिंग करनी हो ना तो कौन से कॉइन्स के अंदर आके कर। ये वन ऑफ द बेस्ट कल का चर्चा थी हमारी। एक तो UNIM को मिला था, प्लस CHR मिला था, इजी मिला था। इजी के अंदर भी 10% तक का रिटर्न है, अगर हमने कल बॉटम फिशिंग वाले वीडियोस को देखा है तो 10% का रिटर्न आप कहेंगे कि बुक करो, या फिर क्योंकि आपके तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, आप तो इसमें इवेंट भी बता रहे हैं तो उसमें बने रहे अभी? कुछ प्रॉफिट डेफिनेटली हमेशा बुक करते रहने चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप 100% प्रॉफिट बुक कर लें, बट हाँ कुछ एक स्टेजेस पे, डिफरेंट स्टेजेस पे प्रॉफिट बुक करते रहे, कि उसमें आपको अगर स्विंग ट्रेड का अपॉर्चुनिटी मिलती है उसमें, कि लाइक अगर यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करके और इसके बाद अगर BTC थोड़ा भी मूवमेंट लेता है तो मे बी या फिर वापस एक डंप देखने को मिल जाए, फिर वापस आप एक एंट्री ले सकते हैं। तो थोड़ी इसमें अभी ये होगा कि थोड़ा एटलीस्ट प्रॉफिट हम बुक कर पाना। ठीक है, थोड़ा एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हो। वैसे भी इसका ना एक ब्रेकआउट अभी भी ड्यू है, मैं एक्चुअली ये अभी आप इसको वैसे समझिए कि इससे काइंड ऑफ डीजल इंजन, ये तो भी गर्म हो रहा है, ये तो भी हीट हो रहा है। एक्चुअली चलेगा ये बाद में, अभी चलना नहीं शुरू किया। इससे तो बहुत अर्ली और प्रीमेच्योर साइन है, और प्रीमेच्योर साइन में फॉल्स ब्रेकआउट भी होती है। टिपिकली आपको पता ही है मार्केट के अंदर सब फॉल्स ब्रेकआउट कंसेप्ट भी होता है। तो मैं वैभव के साथ 100% एग्री हूँ कि 10% आपको बुक करना है, आप कर लो, कहीं फॉल्स ब्रेकआउट में आप मर ना जाओ। और दूसरा, कहीं बिटकॉइन की फिर से ओवर शाइनिंग इसके लिए एक्लिप्स ना बन जाए, इसके लिए शैडो इमेज ना बन जाए। तो इसलिए इसको ब्रेकआउट होने दो, कंफर्मेशन आने दो, फिर इसको फिर देखते हैं। ठीक है कुशाल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज आपने फिर से समय दिया। वैभव बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने फिर से समय दिया। अच्छा वैभव, एक ना न्यूज आई है, चलते चलते मैं जरा वो न्यूज आपको बता देता हूँ। मैक्सिकन बिलियनर है रिकार्डो, वो कह रहे हैं कि अपना 10% ऑफ द इक्विटीज के अंदर वो यहाँ पे खर्च करना चाहते हैं। मैं एक बार जरा स्क्रीन पे आपको शेयर करके दिखा देता हूँ। वो एक आर्टिकल है, कल इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इस आर्टिकल को ना जरा आप भी पढ़िएगा, और इसका कितना मतलब है और कितनी इंपॉर्टेंस है ये आप मेरे को जरा बताइएगा। ये मैं आपकी स्क्रीन पे रख रहा हूँ। ये मैक्सिकन बिलियनर है रिकार्डो, वो कह रहे हैं कि इन्वेस्ट 10% ऑफ द लिक्विड पोर्टफोलियो इन द बिटकॉइंस। तो ये कितनी बड़ी एक साइकोलॉजिकली कितनी इंपॉर्टेंट चीज होती है, ये मैं कल आपसे चर्चा करूंगा इसके बारे में।
बहुत शुक्रिया वैभव, बहुत शुक्रिया कुशाल, Thank you. आज फिर से समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो हमारी ये पेशकश भी यहीं अब खत्म हो रही है और उम्मीद करते हैं अब आपका वीकेंड काफी अच्छा बेहतर रहेगा। सोमवार को आपसे फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।